अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आईसीएस पार्ट 1 इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी पॉसिबल जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तकरीबन सारी चीज़ें कवर होंगी हमारी। और इसको आप अच्छे से समझें इस लेक्चर को, और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें आप लोग। और लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से अपना फीडबैक जो है ना लाजमी मुझसे शेयर करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अ प्रॉब्लम हुज आंसर इज ओनली यस और नो। कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका आंसर यस में होता है या नो में होता है? जैसे हम कहते हैं कि एक नंबर है, या इवन होगा या ऑड होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या एक पर्सन एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, ठीक है, या उसने फ़ी पे कर दी है या वो उसकी फ़ी अनपेड है, सिंगल है, मैरिड है। तो ये जो आंसर होते हैं येस नो में, ये हमारे पास होते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स। ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। चार टाइप्स हैं यहाँ पे गिवन है, और वन बाय वन हम उनको ज़रा डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका आंसर, जिनका सॉल्यूशन या यस में होगा या नो में होगा, तो वो डिसीजन प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और है जी, अ प्रॉब्लम दैट आस्क हाउ मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। यानी एक काम को करने के, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने वे हो सकते हैं, वो काउंटिंग आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपने पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के कितने वे हो सकते हैं। आप इजी पैसा भी कर सकते हैं, आप जैज कैश कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है कैश ऑन डिलीवरी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने एक्चुअली पेमेंट करनी है, तो उसको करने के कितने तरीके हैं, वो काउंटिंग प्रॉब्लम्स में आते हैं। दैट आर काउंटिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज। अच्छा, अब हमारे पास जो बेस्ट, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा किसी भी चीज का, यानी काउंटिंग में तो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट चीज होगी, जो बेस्ट आपके पास सॉल्यूशन होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लोएस्ट प्राइस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो ये आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं वो कंप्यूटर में, उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है। यानी बहुत वो बहुत थोड़ा टाइम लगाते हैं एग्जीक्यूट होने में, और बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम किसी शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, चेकिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये डिसीजन प्रॉब्लम है। सिलेक्टिंग द बेस्ट स्केजुअल, बेस्ट स्केजुअल की जब बात आएगी वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सर्च प्रॉब्लम में ये होगा कि हम लोकेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स की बेस के ऊपर, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करना है हमने, तो वो हमारे पास सर्च प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी तो इसमें तो नहीं था एमसीक्यू, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो चैप्टर इसका एमसीक्यू नंबर 5 का जो है ना आंसर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा बच्चों, इससे ये जो हमारे पास क्या है, काउंटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इस तरह हर टॉपिक से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेक्चर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, होपफुली कि आपको ये समझ आएगा। अच्छा, अब पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट इज डिसीजन प्रॉब्लम्स। आप सब लोगों को पता है डिसीजन प्रॉब्लम्स, अभी हम डिस्कस करके गए हैं। वो प्रॉब्लम जिनका आंसर यस में होगा या नो में होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जैसे एक नंबर आप यूज़र इनपुट करेगा, या वो इवन होगा या वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ठीक है जी। एक बच्चा पास है या हमारे पास क्या है, फेल है। एक नंबर प्राइम है
आर नॉट प्राइम। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास जो इस तरह की प्रॉब्लम जिसके दो पॉसिबल आंसर होते हैं, यानी जिसका आंसर एक ही होगा, या यस या नो, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स। यानी जो हम बाद में हमने चैप्टर नंबर 2 में इफ जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हम इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, सच प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इन मेंबरशिप फंक्शन हम इसमें यूज करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट है, उसमें देखना है कि जो है ना 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और उसको लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं इफ 5 इन लिस्ट है फॉर एग्जांपल एक। अब ये हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों, जिसमें हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को देखना है, क्या 5 एग्जिस्ट कर रहा है इस लिस्ट के अंदर, तो ये हमारे पास सर्च प्रॉब्लम्स होते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स ये होते हैं किसी काम को करने के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वो हमारे पास किस में आता है, काउंटिंग प्रॉब्लम में आता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो होते हैं जो आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन होता है, इसमें हम बेस्ट को सर्च करते हैं। ठीक है ना, तो बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इस तरह हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास ये सारे एमसी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये भी आपने पढ़ने हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम, इवन ऑड की एग्जांपल आप दे दें। ठीक है जी, आप मुख्तलिफ एग्जांपल दे सकते हैं, प्राइम नंबर है, और आप लीप ईयर है, पास फेल है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है, तो ये उसकी एग्जांपल है। गिव वन एग्जांपल ऑफ सर्च प्रॉब्लम, आप एक स्पेसिफिक बुक को सर्च कर रहे हो, एक बुक की लिस्ट है उसमें से, वो आपका सर्च प्रॉब्लम है, उसको लोकेट करते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम में हमारे पास है कि जैसे हम चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिक आपके पास एक नंबर है, वो कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट के अंदर, और वो हमारे पास क्या है, काउंटिंग प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमने ना बेस्ट हमने सॉल्यूशन को देना होता है, बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ को हमने फाइंड करना होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, ठीक है ना, और एक सिटी हमारे पास क्या है, सी है। तो अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने मुख्तलिफ वे से वो यहाँ से ए से बी की तरफ जा सकता है, और फिर बी से सी की तरफ जा सकता है, सी से फिर आपके पास ए की तरफ आ सकता है। तो अब उसमें हमने यहाँ ये देखना होता है कि आपके पास क्या है, एक पर्सन जो है ना के लिए बेस्ट आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से बी ए से बी की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जिसको वो यूज कर सकता है, जहाँ पे उसका टाइम भी कम लगेगा, और जो है ना, और कॉस्ट भी कम होगी। तो वो आपके पास क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। डिसीजन प्रॉब्लम में और सर्च प्रॉब्लम में डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कंप्यूटर में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने ना टाइम और स्पेस और मेमोरी दोनों चीज़ें बचानी होती हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कंप्यूटर के लिए बहुत आइडियल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सेट है जिसमें हमारे पास वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब प्रॉब्लम, ये पहली पहली स्टेटमेंट आप जरा देख लीजिएगा, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी हो रही है बच्चों ये। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट हैज क्लियर इनपुट, जिसका इनपुट क्लियर है बच्चों, और जिसका आउटपुट भी हमें पता होगा कि ये आएगा, एंड स्टेप्स भी उसके क्लियर हैं। उस तरह के प्रॉब्लम्स हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, दैट आर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। इसमें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सा है, राइट अ स्टोरी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी है। डिज़ाइन अ लोगो, आपके पास मुख्तलिफ आपके पास आइडियाज आ सकते हैं, मुख्तलिफ जो है ना लोगो बन सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, अब इसका मतलब है दो नंबर हैं, उसका हमने सम फाइंड करना है,
ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। हमें पता है दो नंबर है उनका जो, और उनका हमेशा जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होंगे उनका सिंगल आउटपुट आएगा। जो इल डिफाइंड होंगे उसके एक से ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं। क्रिएटिंग अ पेंटिंग ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये वाला हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे गिवन है, ये हमारे पास क्या है, बेस्ट, ये सही आंसर है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेप्स क्लियर होते हैं और हमें पता होता है कि हम इसको प्रॉपरली हम इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या होता है, टाइम लेक इन मेनली लैक्स टाइम, डाटा स्टोरेज, क्लियर सोल्यूशन पाथ। इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं होता जो इल डिफाइंड होते हैं, सोल्यूशन क्लियर नहीं होता। मतलब एक चीज जो है ना इम्बिगुअस होती है, हमें नहीं पता होता इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उसको सॉल्व करने के बहुत सारे वे हो सकते हैं, कोई प्रॉपर वे गिवन नहीं होता, और जिसके मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं उनको हम इल डिफाइंड बोलते हैं। यानी यहाँ पे आपके पास क्या है, जिसका सोल्यूशन क्लियर नहीं होता। विच प्रॉब्लम हैज मोर देन वन करेक्ट आंसर, अभी मैं आपको बता के गया हूँ वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होते हैं। मतलब हम फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। या हमने कहना है राइटिंग अ पोइम, मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। और राइट अ नोट ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी, उसके भी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं। तो मतलब इनके ना बहुत सारे आपके पास पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक मैथमेटिक्स में है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वेल डिफाइंड में आ जाता है। मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। और कंप्यूटर याद रखिएगा बच्चों, कंप्यूटर जितने भी हम आगे एल्गोरिदम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो एल्गोरिदम बनाए ही वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। जितने भी एल्गोरिदम आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हमने ना लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हैं। क्योंकि इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है। अच्छा, प्लान अ वेकेशन ट्रिप, एक वेकेशन ट्रिप जो है ना आप प्लान कर रहे हो, इसमें क्लियर कोई गोल नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ पे कैसे, कहाँ पे होटल पे स्टे करना है, क्या पैरामीटर्स होंगे, कोई हमें बाउंड्री नहीं है, कोई क्लियर इनपुट नहीं है, स्टेप्स हमारे पास क्लियर नहीं है, तो ये हमारे पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। A well-defined problem always has multiple unclear goal, no, ये गलत है। No rules, नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। Specific goal and solution step, उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है और उसके जो स्टेप्स होते हैं जो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वो आपके वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं जो इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम, कौन सा इसमें इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। कैलकुलेट एरिया फॉर रेक्टेंगल, ये वेल डिफाइंड है, एक सिंगल आउटपुट आएगा, हमें डाटा गिवन होगा। सॉर्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। राइट अ पोइम, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास वेल इल डिफाइंड प्रॉब्लम है इसमें। ये सारे, उसके अलावा बाकी सारे आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। राइटिंग अ पोइम आपके पास क्या है जी, इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स आर मोस्टली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन जजमेंट। इल डिफाइंड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं होते, मैथमेटिक्स में हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट स्टेप्स में। मुख्तलिफ आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको आप सॉल्व करते हो मैथ में, वो सारे वेल डिफाइंड है। क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन जजमेंट, जो क्रिएटिविटी की बेस के ऊपर और ह्यूमन जजमेंट की बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इल डिफाइंड होते हैं। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैव नो सॉल्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं बात कर रहा है, ये उसका सोल्यूशन क्लियर होता है। अब इल डिफाइंड प्रॉब्लम हैव ओनली वन सॉल्यूशन, नहीं, इल डिफाइंड प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, इल डिफाइंड के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग एल्गोरिथम, ये सही है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके पास क्या है, जो है ना गलत है। तो ये होपफुली स्टूडेंट्स आपको वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड के बारे में पता लग गया होगा।
अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिनका गोल, जिनका इनपुट, जिनके प्रोसेस, जिनके स्टेप्स सारे क्लियर होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, उसको हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बोलते हैं। इल डिफाइंड प्रॉब्लम में उसका गोल एम्बिगुअस होता है, कोई इनपुट क्लियर नहीं होता, उसके स्टेप्स हम उसमें डिफाइंड नहीं होते और उसके मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कोई एग्जांपल दें, आप कहें जी एडिंग, सिंपल है बच्चों, ऐड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -2। अब ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें पता है कि हमें रूल्स पता है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम माइनस करेंगे किससे, 2 से, और आंसर हमारे पास क्या है 16, एक सिंगल आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो मैथ में आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। एक नंबर यूज़र ने इनपुट किया कीबोर्ड से, एक नंबर उसने इनपुट किया कीबोर्ड से, उसने लिखा जी 16। अब बताएं जी 16 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब हम क्या करते हैं, हम नंबर को लेते हैं, अब नंबर को क्या है हमारे पास, हम लेते हैं जी 16 और मॉड 2 करते हैं, वो इक्वल इक्वल हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो बेटा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो ये समझो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। अच्छा जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम, रिड्यूस पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान, रिड्यूस करप्शन इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक लाइफ सक्सेसफुल। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं और जिनके कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज़ क्लियर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, वो हमारे पास कौन से होते हैं जी, वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये मैं सिर्फ आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, एक ना ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बच्चों। लेकिन आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, बुक से पढ़ें और कंसेप्ट्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का पर्पज़ ही बनाने का यही है कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई जाए कि एक्चुअली है क्या, ताकि आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझो। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर, जिसके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। यानी टूर पे जाना चाह रहे हैं, कोई कहेगा जी मरी जाना है, कोई कहेगा कागान नारान जाना है, कोई कहेगा जी हमने जो है ना फेरी मेडोज जाना है, तो मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं और लेकिन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का एक करेक्ट आंसर होगा। What are ill-defined problems? Why are ill-defined problems difficult to solve by computers? Because they have no proper algorithm. प्रॉपर उसका algorithm है ही नहीं, कंप्यूटर कैसे सॉल्व कर सकता है। यानी जिसको हम सॉल्व करने में, ह्यूमन बीइंग्स को सॉल्व करने में मुश्किल हो और उसके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हो, तो वो कंप्यूटर कैसे सॉल्व कर सकेगा, कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर सकता। तो कंप्यूटर तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जो वेल डिफाइंड है, जो प्रॉपर यूजर इनपुट देगा, हमें पता होगा ऐसे प्रोसेस होगा, वो आउटपुट होगा, कंप्यूटर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम, कंप्यूटर क्यों ना, नो एल्गोरिथम, नो क्लियर एल्गोरिथम। बच्चों एक सिंपल से मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। एम्बिगुअस होते हैं बच्चों ये, एम्बिगुअस का मतलब होता है कि कंफ्यूजिंग होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं बच्चों ये, और इसीलिए कंप्यूटर इनको सॉल्व नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। आर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेल डिफाइंड आर इल डिफाइंड? यस, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास वेल डिफाइंड है। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और इल डिफाइंड का मेन डिफरेंस ये है कि ये क्लियर, आपके पास गोल, इनपुट, हर चीज़ इनकी क्लियर होती है सॉल्व करने से पहले। यानी कंप्यूटर में इसको लिखने से पहले हमें पहले पता होता है कि हमने ये चीज़ें करनी है, ये पैरामीटर्स हैं, और कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा जिसके आउटपुट को हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो वेल डिफाइंड है। और जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। मे बी इन फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएं वो इनको सॉल्व करें, लेकिन जो करंट कंप्यूटर्स हैं वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल होता है। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नीड क्रिएटिविटी एंड जजमेंट? ये आपके पास इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं और जिनका कोई प्रॉपर एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी बच्चों, ये आपके होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमसीक्यूज है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एमसीक्यूज हैं जी प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी के बारे में, कि जिन प्रॉब्लम्स को हम एक फाइनेट टाइम के अंदर, पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और उनको सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं, यानी जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनका प्रॉपर एल्गोरिदम होता है। अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग एन एल्गोरिदम, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। इवन ऑड है, पास फेल है, प्राइम नंबर है, ठीक है, एटसेट्रा। अ प्रॉब्लम फॉर विच नो एल्गोरिदम सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। वो इल डिफाइंड प्रॉब्लम होते हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उनका कोई एल्गोरिदम नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी बेटा, ये ऊपर प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी रेफर्स टू स्पीड ऑफ कंप्यूटर, नहीं, वेदर अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यस। अब देखो ना, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी मीन्स सॉल्विंग, वी सी कैन अ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड और नॉट, सिंपल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम, कौन सा इसमें सॉल्वेबल प्रॉब्लम है बच्चों? यहाँ पे है जी हाल्टिंग प्रॉब्लम, नहीं, हाल्टिंग प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। और सॉर्टिंग नंबर, नंबर को हम सॉर्ट कर सकते हैं, ये सॉल्वेबल है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एग्जैक्टली, नो, ठीक है। डिजाइनिंग अ ड्रीम, नो। तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, ठीक है जी, और आगे आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट है, एटसेट्रा। तो इन ये हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। ये बुक में हमारे पास, आगे यूनिवर्सिटीज में आप डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड पढ़ोगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो इनके प्रॉपर एल्गोरिदम मौजूद हैं, ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये एल्गोरिदम है बच्चों। और ये क्योंकि आपके पास ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। हाल्टिंग प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, जो हाल्टिंग प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम मस्ट हैव नो इनपुट एंड एल्गोरिदम सॉल्यूशन, उसका एक एल्गोरिदम सॉल्यूशन लाजमी होता है, अगर तो सॉल्यूशन नहीं होगा वो सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम होता है, मतलब सॉल्वेबिलिटी डिपेंड करती है, हम कह सकते हैं कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम का एल्गोरिदम मौजूद होता है, जिसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जो जिसका एल्गोरिदम नहीं मौजूद होता, कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब है दैट प्रॉब्लम इज एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। विच वन इज अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम? फैक्टोरियल वाला तो सॉल्वेबल है, इवन ऑड वाला भी सॉल्वेबल है, प्रोग्राम विल रन फॉर एवर, ये आपका अनसॉल्वेबल है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है, सी वाला। फाइंडिंग अ मैक्सिमम नंबर, ये भी सॉल्वेबल है। ये सारे प्रोग्राम्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पाइथन में हमने किए हैं, और सिवाय इसके कि सी वाला, ये आपके पास क्या है, सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय ह्यूमन जजमेंट ओनली, कंप्यूटर यूजिंग अ एल्गोरिथम, यस, ये वाला है कि उनको सॉल्व किया जा सकता है। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स मीन इट हैज नो करेक्ट आंसर, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी एल्गोरिथम, कि इसको सॉल्व हम कर ही नहीं सकते किसी भी एल्गोरिथम में, यानी कोई भी कंप्यूटर, इवन सुपर कंप्यूटर भी इनको सॉल्व नहीं कर सकता। इवन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं बच्चों, सुपर कंप्यूटर्स, वो भी जो है ना अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर्स एक मशीन है, उसको एल्गोरिदम चाहिए होता है। अगर उसका एल्गोरिदम नहीं है, दैट इज अ मशीन, वो डेफ होता है, वो डंप मशीन है, उसने कुछ नहीं करना। अगर तो एल्गोरिदम नहीं है तो कोई भी कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, नहीं, सम प्रॉब्लम्स आर अनसॉल्वेबल, कंप्यूटर्स कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें है ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, सम प्रॉब्लम्स आर अनसॉल्वेबल, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अनसॉल्वेबल होते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होते।
कंप्यूटर हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैव नो मीनिंग। तो ऐसा भी नहीं होता। सॉल्व कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसॉल्वेबल का कोई मीनिंग नहीं है। तो कुछ प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल होते हैं, और लेकिन उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर उनको सॉल्व नहीं कर सकता। मे बी हमारे वाले जो क्लासिकल कंप्यूटर हम अभी यूज कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ये इसको सॉल्व ना कर सकें। इन फ्यूचर जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं बच्चों, मे बी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके इन फ्यूचर। वो फिर वो अनसॉल्वेबल नहीं रहेंगे, वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आजकल के कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर उनको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर वो सॉल्वेबल हो सकते हैं अगर तो उनको कंप्यूटर सॉल्व करता है विद प्रॉपर एल्गोरिथम। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी। के प्रॉब्लम को सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को हम प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्वेबल प्रॉब्लम जिनको हम सॉल्व किया जा सकता है, कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है पॉलिनोमियल टाइम में। अनसॉल्व इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल बच्चों मैंने ये दी है आपको। वट इज एन रोल ऑफ एन एल्गोरिथम इन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। इसका रोल है जी, एल्गोरिथम का होना ज़रूरी है, उसकी बेस के ऊपर ही कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है। और मेन डिफरेंस है ये आपके सिंपल सिंपल से एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एल्गोरिथम के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये इसका सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम। एम्बिगुअस नहीं होता ये। एम्बिगुअस का मतलब है एम्बिग्विटी, क्लियर ना होना किसी चीज का, डाउटफुल होना, कंफ्यूजिंग होना। मतलब आपके पास जो एल्गोरिथम होता है वो एम्बिगुअस नहीं हो सकता। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है जी, यूजिंग एन एल्गोरिथम। उसमें हमारे पास हम प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, कोड नहीं लिखते, ना प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, ना कंपाइल। पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। देखो ना, प्रॉब्लम एल्गोरिथम बनेगा फिर जाके हम अपने कोड को राइट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। एल्गोरिथम मस्ट आल्सो प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। उसका एक आउटपुट होता है, एट लीस्ट वन आउटपुट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। कुकिंग अ रेसिपी, आप कोई रेसिपी है, कोई खाना बना रहे हो, उसकी रेसिपी है, उसमें स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, खाना बनाते हो। इसी तरह एल्गोरिथम को फॉलो करके कंप्यूटर हमें एक आउटपुट देता है, उसका रिजल्ट देता है। An algorithm should be written in ambiguous language, no. Clear and simple steps, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। मशीन कोड ओनली, ये भी गलत है। लॉन्ग पैराग्राफ, ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा सी। विच फीचर हमारे पास क्या है, इंश्योर्स दैट एन एल्गोरिथम विल स्टॉप आफ्टर सम स्टेप्स। फाइनाइटनेस इसको बोलते हैं, कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब है कि एक एल्गोरिथम है, उसने आफ्टर 10 स्टेप्स, आफ्टर 20, आफ्टर 100 स्टेप्स, आखिर उसने स्टॉप होना है। इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होते। ठीक है ना। तो फाइनाइटनेस का मतलब है एक एल्गोरिथम में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं। वो 10 हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने एंड होना होता है, उसने स्टॉप होना होता है जब उसकी काउंटिंग पूरी होती है। उन स्टेप्स को के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हमें करके देता है। उसके बाद जी, एन एल्गोरिथम दैट वर्क्स फॉर ऑल वैलिड इनपुट शोज। जेनरलिटी बोलते हैं इसको, तमाम जो है ना इनपुट को क्या करेगा, वर्क करता है, उसको हम जेनरलिटी बोलते हैं। एल्गोरिथम्स आर मेनली यूज टू, किस लिए हम यूज करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। कि सिस्टमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं, वो काउंटिंग हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वो सर्च प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम। कौन सा आपके पास क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब है, सबको पता है। ये वाला हमारे पास ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। आप ये डेफिनेशन भी बच्चों याद कर सकते हो, ये वाली वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ
डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, उसको हम algorithm बोलते हैं। वाई algorithm important in problem solving? because it contains steps, clear input होता है, इसमें process होता है जो कंप्यूटर को गाइड करता है कि कैसे आप उसको सॉल्व करते हो। राइट एनी वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, इसमें गोल क्लियर होता है, इसका इनपुट क्लियर होता है, और इससे हमारा क्या है, कंप्यूटर की इजीली कंप्यूटर इसको सॉल्व कर सकता है। फाइनाइटनेस का क्या मतलब है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड होते हैं जिनको हम काउंट किया जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय इनपुट इन एन एल्गोरिथम? यूजर की तरफ से जो इनपुट होता है हम उसको कुछ नंबर देते हैं, वो आपका इनपुट है, वो लाजमी होता है। इसमें ना तीन चीजें होती हैं, इनपुट होगा बच्चों, इसमें प्रोसेसिंग होगी, इसमें आउटपुट होगा, आईपीओ, ये याद रखिएगा। इनपुट क्लियर होगा, प्रोसेसिंग हमें पता है कि लॉजिक क्या होगी, और आउटपुट भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम में तीनों चीजें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, रियल लाइफ एग्जांपल आप दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड है, इसके थोड़े छोटे छोटे से कुछ एमसीक्यूज हैं और इसको जरा देख लेते हैं बच्चों। जनरेट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है? जनरेट पॉसिबल सोल्यूशन एंड टेस्ट देम, ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ सोल्यूशंस हम जनरेट करते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर टेस्ट किया जाता है। ठीक है जी, अगर तो वो ओके है, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली है, तो हम नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अगर तो वो पैरामीटर के अकॉर्डिंगली नहीं है, हम दोबारा से उसको जनरेट करते हैं, सो ऑन। यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले जनरेट करते हैं हम प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशन को, और जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, वो फिर टेस्टर होता है, उसको टेस्ट करेगा। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर है तो वो उसको क्या है, फाइनल आपके पास फाइनल आउटपुट आ जाता है उसका। अगर तो नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, अगर तो ट्रू है यस, अगर तो यहाँ पे नो है तो आप फिर क्या करते हो, एक और जो है ना सोल्यूशन को जनरेट करते हो। तो ये चलता जाता है, साइकिल चलता जाता है जब तक कि आप सही जो है ना फाइनल रिजल्ट या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरेट नहीं कर लेते। तो ये जनरेट एंड टेस्ट मेथड होता है एल्गोरिथम में, हम इसको यूज करते हैं। अच्छा जी, जनरेट एंड टेस्ट मेथड के बारे में मजीद कुछ देख लेते हैं। इन जनरेट एंड टेस्ट मेथड द कंप्यूटर फर्स्ट टेस्ट द सॉल्यूशन, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, हम पहले पॉसिबल सॉल्यूशन को जनरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जनरेट एंड टेस्ट, हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, सिस्टमेटिक ट्रायल एंड एरर मेथड है, बी वाला ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बच्चों, जनरेट एंड टेस्ट मेथड कंटिन्यू अनटिल अ करेक्ट सॉल्यूशन इज फाउंड or all possibilities are tested. Which problem can be used using generate and test method? ये एक important है, तो पजल क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। बेटा ये नाम याद रख लीजिएगा, आपके काम आएगा, अभी काम आएगा, एंटी टेस्ट में काम आ सकता है, यूनिवर्सिटी में काम आ सकता है। ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपके ज़ाया नहीं है, आपके फ्यूचर में आपके ये काम आएंगे। विच स्टेप कम्स आफ्टर जनरेटिंग अ सोल्यूशन, टेस्ट करते हैं जी, जनरेट करने के बाद मैंने आपको डायग्राम भी बनाई, हम उसको टेस्ट करेंगे। अगर तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगा तो हम नेक्स्ट कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। जनरेट एंड टेस्ट मेथड आपके पास क्या है, इज मोस्टली यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी पॉसिबल सोल्यूशन, ये वाला ऑप्शन है। तो हर सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे और उसको फिर जो है ना अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, अगर वो मैच करेगा तो वो सही है, अदरवाइज जो है ना हम उसको मल्टीपल सॉल्यूशंस को टेस्ट करते रहते हैं। जैसे आपने एक बॉलर आपने सिलेक्ट करना है, अच्छा बॉलर, आपके पास 10 बॉलर है, आप सबको बॉल्स देते हो, बारी बारी वो बॉलिंग करता है बच्चा, जो आपको सही लगेगा, क्राइटेरिया भी पूरा उतर रहा है, स्पीड के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, सबके ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर लेते हैं। इफ टेस्ट इज सोल्यूशन इज इनकरेक्ट द सिस्टम विल जनरेट अनदर सोल्यूशन, एक बॉलर सही नहीं है, आप दूसरे बॉलर को दे देते हो मौका कि आप अपना बॉलिंग कराओ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जनरेट एंड टेस्ट मेथड, इट चेक्स ईच पॉसिबल सोल्यूशन वन बाय वन,
ये आप इसी तरीके से आप एग्जांपल जहन में रख लीजिएगा कि कोई कैंडिडेट्स होते हैं, कोई लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप उनको चेक कर रहे होते हो। तो मैंने बॉलर की एग्जांपल दी, 10 बॉलर्स हैं, बस ये 10 बॉलर्स जहन में रख लीजिएगा। 10 बॉलर्स हैं, हमने ना कोई एक अच्छा बॉलर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देयर आर 10 बॉलर्स जो टेस्ट देने के लिए आए हैं, देयर आर 10 बॉलर्स, और आप पहले एक बॉलर को मौका देते हो और उसकी बॉलिंग चेक करते हो, उसकी स्पीड, उसकी फिटनेस, सो ऑन। वो हमें पसंद नहीं आता, फिर हम एक नेक्स्ट बॉलर को ले आते हैं, ये पहला बॉलर है, ये रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरा बॉलर आ गया, वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया, तीसरा बॉलर आ गया, चौथा बॉलर आ गया। हम तमाम पॉसिबल सबको चेक करेंगे और जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, व्हाट इज द जनरेट एंड टेस्ट मेथड। आपके पास एक अप्रोच है जिसमें हम मल्टीपल सॉल्यूशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ से हमने राइट्स जो पॉसिबल सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड करना होता है। और वाई इज इट कॉल्ड जनरेट एंड टेस्ट, इसमें हम सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं और फिर क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। और व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेट एंड टेस्ट, हम जनरेट द सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस आफ्टर अ सॉल्यूशन इज जनरेटेड, हम उसको टेस्ट करते हैं अगेंस्ट सम पैरामीटर्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय जनरेट एंड टेस्ट मेथड। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो। एक नंबर है 5 है, 10 है, आपने इवन नंबर फाइंड करना है, तो मुख्तलिफ नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो और उसको आप टेस्ट करते हो, चेक करते हो, सो ऑन। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। आप इनको बच्चों जरा देख लीजिएगा। वीडियो का लेक्चर का टाइम थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम्स एनालिसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्गोरिथम एनालिसिस जब हम करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने से पहले क्या किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, और बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उसकी होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट हम किसी भी एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि एक एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाएगा। जैसे जैसे इनपुट का साइज इंक्रीज होगा, क्या एल्गोरिथम कितना टाइम लगाएगा, वो कम टाइम लगाएगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने में। जो कम टाइम लगाएगा वो ज्यादा अच्छा एफिशिएंट एल्गोरिथम है। जो ज्यादा टाइम लगाएगा तो इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। इसी तरह आपके पास मेमोरी कितनी लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है स्टूडेंट की, जरा इसके एग्जांपल को जरा देखिएगा। स्टूडेंट्स की लिस्ट है, अगर इस स्टूडेंट्स की लिस्ट में हमारे पास 10 नेम है, ठीक है, और आपके पास क्या है 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने ना किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो हमारे पास वो कितना टाइम लगाएगा। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हो जाएं फिर कितना टाइम लगाएगा, कितनी स्पेस लेगा। जहरी बात है, टाइम लगाना है और स्पेस भी तो कंप्यूटर के अंदर उसने कहीं रुकना भी तो है ना, उसने ठहरना भी तो है, उसने स्टोर भी तो होना है। तो एक कंप्यूटर कितना टाइम लगाएगा और कितनी स्पेस रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एज इट्स साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा एल्गोरिथम, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, एल्गोरिथम एनालिसिस बोलते हैं। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी मेनली मेजर्स मेमोरी यूज बाय कंप्यूटर, नो। स्पीड ऑफ कंप्यूटर, नो। टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन, ये वाला ऑप्शन। होपफुली स्टूडेंट समझ आ गया होगा आपको, और आप इसको ना जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। स्पेस कम्प्लेक्सिटी सबको पता है, अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज बाय एन एल्गोरिथम, कि वो कितनी मेमोरी लेगा रैम के अंदर। और उसके बाद है जी सर्चिंग अ नेम इन एन अनसॉर्टेड फोन कंटेक्ट लिस्ट वन बाय वन।
वो क्या है बच्चों, आपके पास एक फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में आपके पास 500 कंटेक्ट्स हैं। तो आपने ना एक अनसॉर्टेड फॉर्म में वो नेम्स हैं, और आपने किसी नेम को सर्च करना है। तो फिर आप क्या करोगे, आप तो वन बाय वन सारा सर्च करोगे। इसका मतलब है पहले आप पहले आपने नेम को देखा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, आप तो चलते जा रहे हो वैसे। ये नंबर ऑफ आपने, और ये हमारे पास क्या है, अब जैसे, अब इसका मतलब है 500 कंटेक्ट्स हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास 10 कंटेक्ट्स हैं, आपके मोबाइल में हैं ही 10 नंबर, तो उसमें आप आसानी से सर्च कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आपके फ़ोन नंबर में, अगर आपके फ़ोन के अंदर नंबर ऑफ कंटेक्ट्स बढ़ते हैं, ज़्यादा होंगे, तो सर्च में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनपुट का साइज बढ़ने से टाइम भी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हम लीनियर। लीनियर हमारे पास क्या है, सर्च। हमारे पास क्या है, सीक्वेंशली लीनियर हमारे पास क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली बिग ओ से। तो ये हमारे पास क्या है, बिग ओ ऑफ एन है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल यही है, अक्सर मैं बच्चों को क्लास में यही डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 5 बच्चे आ गए, जिनका मैं कोई प्रॉब्लम है या कोई टास्क है या प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ है बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, तो मैं उसको चेक करूँगा। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 5 मिनट्स लग रहे हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, अब इसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका सबका काम मैं चेक कर लिया, मुझे 5 मिनट्स लगे हैं। आई गॉट 5 मिनट्स टू चेक ऑल द होमवर्क्स दैट केम फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो जाते हैं 40 स्टूडेंट्स आ गए, ये 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 मिनट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो बच्चे मुझे ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में उन तमाम स्टूडेंट्स के जो जो होमवर्क है मैं चेक कर लूँ। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का टाइम कम लगेगा या 40 स्टूडेंट्स का? तो इसका मतलब ये है कि 5 स्टूडेंट्स का टाइम कम लगेगा। जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बच्चों, बिग ओ ऑफ एन होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी बाय ओपनिंग इट इन द मिडल इज सिमिलर टू, कि जैसे एक डिक्शनरी है, आप उस कोई वर्ड सर्च करते हो, तो वो किसकी एग्जांपल है, वो बाइनरी सर्च है, वो लीनियर सर्च नहीं है, क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में है। डिक्शनरी सॉर्टेड फॉर्म में होती है, हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। हालांकि कितने हजारों वर्ड्स, लाखों वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर इस तरह की एक डिक्शनरी हो जिसमें अनसॉर्टेड हो, तो हमें सर्च करने में, लीनियर सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बाइनरी सर्च में यही होता है कि हम हाफ हाफ करके इन चीज़ों को थोड़ा डिवाइड करते हैं, और जो है ना आसानी से सर्च कर सकते हैं, तो ये सर्चिंग आसान हो जाती है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा आपने बताना है कि लीनियर सर्च ज़्यादा टाइम लगाएगी या बाइनरी सर्च? लीनियर सर्च, लीनियर सर्च में कम टाइम लगेगा या बाइनरी सर्च में? दिस इज माय क्वेश्चन, आपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा। मैं देखता हूँ कौन से बच्चे जो है ना कमेंट्स करते हैं, और आपने आगे लेक्चर को फॉरवर्ड भी करें। आपसे रिक्वेस्ट की अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज जो आपके कुलीग्स हैं, एकेडमीज में हैं, आपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, प्रमोट करो बच्चों इस चैनल को आप इसकी, और अपने कमेंट्स लाजमी मुझे शेयर करो। अच्छा जी, उसके बाद है जी, एन एल्गोरिदम दैट चेक्स एवरी स्टूडेंट्स मार्क्स टू फाइंड द टॉपर हैज। जी बच्चों, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एवरी स्टूडेंट मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स, हाँ भी आपके कितने हैं, आपके कितने मार्क्स, आपके कितने मार्क्स, हर बच्चे के मार्क्स को हम चेक कर रहे हैं। देखो ना, आपके पास एक क्लास में ना 15 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर जो है ना हर बच्चे से उसके मार्क्स पूछ रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ये कौन सी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बिग ओ ऑफ एन है। अगर बच्चे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा पूछने में। तो अच्छा जी, स्टोरिंग अटेंडेंस ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, इन एन अरे मेनली इफेक्ट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम स्टोर कर रहे हैं। वो कह रहे जी, कंपेयरिंग ईच स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट इन अ क्लास, हर स्टूडेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। ठीक है ना, एक बच्चा है उसको मैंने कंपेयर किया
दूसरे बच्चे के साथ, उसी बच्चे को तीसरे के साथ कंपेयर किया, उसको चौथे के साथ कंपेयर किया, उसको पांचवें के साथ कंपेयर किया, हर बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी नेस्टेड जैसे लूप होता है। तो वहां पे आपके पास है क्वाड्रेटिक, आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी बच्चों, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। वैसे ही है जैसे मस्जिद में ना नमाज के बाद जो है ना इमाम साहब और बाकी जितने भी नमाजी होते हैं, वो एक अच्छी आदत है, वो एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। अब इसका मतलब है जितने भी नमाजी हैं, तो अब इनपुट का साइज अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो टाइम डबल होगा, ठीक है, तो डबल होगा, मतलब इनपुट का साइज बढ़ने से टाइम आपका लीनियर नहीं आपका बढ़ रहा, बल्कि आपके पास क्वाड्रेटिकली वो इंक्रीज हो रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो अब उस इस तरह की हमारे पास क्या है, इस तरह की हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बबल सॉर्ट की, सिलेक्शन सॉर्ट की, जहाँ पे हम हर कंपैरिजन जो एल्गोरिदम होते हैं ये उनकी होती है, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। याद रखिएगा जहाँ पे चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वहां पे हमारे पास बिग O ऑफ n स्क्वायर है, जिसमें हर बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एन एल्गोरिथम दैट ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज। बच्चों को एग्जांपल अक्सर मैं क्लास में यही देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लेक्चर जो है ना 40 मिनट्स का है बच्चों, मेरा लेक्चर 40 मिनट्स का है। अब 40 मिनट्स का लेक्चर है, मैं क्लास में मौजूद हूँ, अब मैं क्लास में मौजूद हूँ और मेरे सामने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बैठा है, मेरे सामने दो स्टूडेंट बैठे हैं, अब ये क्लास है इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं। अब इसका मतलब है मेरा लेक्चर 40 मिनट्स का भी है, बेशक एक बच्चा बैठा है, दो बच्चे हैं, 10 बच्चे और आ गए, ठीक है ना, 50 बच्चे और आ गए, जितने बच्चे आ जाएं मेरा लेक्चर उतना ही टाइम है जितना मैंने डिसाइडेड है। तो इसका मतलब है मेरा सेम टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा इनपुट के साइज के ऊपर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपके पास जो कांस्टेंट टाइम होता है वो होता है बिग O ऑफ 1, वो रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज के, इनपुट का साइज जितना भी 500 बच्चा आके बैठ जाए मेरी क्लास में, मेरा लेक्चर 40 मिनट्स का ही होगा, ठीक है ना। या मैंने क्लास में अस्सलाम वालेकुम कहा सबको, तो इसका मतलब है वो इक्वल टाइम लगेगा, सबके लिए है वो। तो आपके पास क्या है, ये केस ऐसा होता है जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इनपुट का साइज इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, और टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, टाइम के ऊपर इनपुट का साइज इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इसको हम छोड़ देते हैं। चूजिंग द फास्टेस्ट रूट इन गूगल मैप टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है। तो अब आपको उसको एमसीक्यूज की तरफ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, मैंने बड़ी डिटेल से आपसे डिस्कस किया है, तो आप इसको अच्छे से समझेगा। और वाई, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, वाई विच इज फास्टर सर्चिंग अ बुक पेज बाय पेज आर यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स जहरी बात है ज्यादा फास्ट है। उसके बाद व्हाट डज बिग O ऑफ n मीन विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप चीज़ों को सर्च कर रहे हो, आपके पास एक बॉक्स है, एक बच्चा है उसके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में उसमें टॉयज हैं, अगर 10 टॉयज हैं उसके पास तो उसको कम टाइम लग रहा है। अगर उसके पास 50 टॉयज हैं, किसी एक स्पेसिफिक टॉय को सर्च करना है तो वो उसका मतलब है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये एग्जांपल है, रियल एग्जांपल आपके पास क्या है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक मेरा लेक्चर है वो 40 मिनट्स का है, तो वो सबके लिए 40 मिनट्स का होगा। या फॉर एग्जांपल मैं एक, मुझे इंडेक्स में पहला एलिमेंट एक्सेस करना है किसी भी लिस्ट का, तो एक लिस्ट है उसमें 50 जो है ना एलिमेंट्स हैं, तो पहला इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है हमने उसको एक्सेस करना है जीरो इंडेक्स के ऊपर, बेशक उसमें 50 हैं, बेशक 5 हैं, बेशक 5000 हैं, वो इक्वल टाइम लगाएगा। याद रखिएगा जब हमारे पास इंडेक्सिंग कोई आपका आपको गिवन हो तो वो इक्वल टाइम पे लगेगा। इसी तरह लेंथ का फंक्शन है, अब आपने किसी भी लिस्ट की लेंथ को फाइंड करना है तो वो इक्वल टाइम लगेगा। तो ये आपके पास क्या है, किस चीज़ की एग्जांपल है, ये है कांस्टेंट आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। हाउ डज स्टोरिंग मोर डाटा
इफेक्ट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ज़ाहिर बात है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेम बढ़ते जाएंगे तो वो आपके पास स्पेस आपके पास ज़्यादा कंज्यूम होगी। वाई डू वी कंपेयर algorithm बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है, हमने वो डाटा सारा कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखते हैं, हमने देखना पड़ता है। और फिर जाके हमने ना बेस्ट algorithm को सर्च करना होता है। ये जो जाइंट टेक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, यूट्यूब है, इनके बहुत पावरफुल algorithm होते हैं और जो टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा जो है ना ये कंसीडर करते हैं, फिर जाके एल्गोरिदम की सिलेक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है बच्चों, जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। डिवाइड एंड कनकर है इसमें, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, फिर छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसको कंबाइन किया जाता है। कटिंग अ लार्ज पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है, 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और 6 फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, और हमने क्या किया, फिर उसको कट कर लिया। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में हमने कट कर लिया, और हर फ्रेंड को उसका एक एक हिस्सा दे दिया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंस्टेड कि एक बंदा ही खा जाए पूरे पिज़्ज़ा को, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये किसकी है? डिवाइड एंड कनकर की एग्जाम्पल है। मैं ज़रा स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ बच्चों। फाइंडिंग अ नेम इन अ सॉर्टेड टेलीफोन डायरेक्टरी बाय ओपनिंग द मिडिल पेज, वो हमारे पास क्या है बच्चों? वो कौन सी सर्च है जिसमें हमने ना मिडिल पेज से चीज़ों को सर्च करें? डिवाइड एंड कनकर है। उसके बाद है जी ये बाइनरी सर्च में आगे हम डिस्कस करेंगे। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है? ग्रीडी एल्गोरिदम में हमने ना बेस्ट ऑप्शन को देखना होता है करंट टाइम में, करंट स्टेप के ऊपर, यानी जो हमारे लिए बेस्ट है हमने वो सिलेक्ट करना होता है, और ये नहीं देखते रिगार्डलेस ऑफ कंसीडरिंग इट इन द फ्यूचर। जो करंट हमें बेस्ट लग रहा है हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एक बच्चे के पास कैंडी है, बच्चा बड़ी कैंडी को देखेगा वही ले लेगा, ये नहीं देखेगा उसकी क्वालिटी कैसे है। या आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, आपने मैक्सिमम चीज़ें एक बच्चे ने ले ली, और इसलिए कि वो ज़्यादा चीज़ें ले ले, बेशक वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। एक बच्चा है उसने 1000 के एक खिलौना लिया अच्छा सा, एक बच्चा है उसने 1000 के 5 डिफरेंट टॉयज लिए हैं, लेकिन वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, वो ग्रीडी अप्रोच है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन को हम देख रहे होते हैं, लाजमी नहीं है वो बेस्ट हो। और हमारे पास चूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ है। चूजिंग द शॉर्टेस्ट क्यू एट अ बैंक काउंटर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम है ये। और उसके बाद हमारे पास जो है, हमने ना घर से जा रहे हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ से जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सिक्योरिटी। हम उसको सिक्योरिटी को नहीं देख रहे होते, हम ऐसे रास्ते से जाते हैं फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे हमारा टाइम सेव होता है। ये नहीं देखते कि वो गली साफ है या कोई भी मसला है, पानी वहाँ पे गली में है, सफाई नहीं है, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। हमने ना शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट चीज़ों को सर्च करना होता है। और अब हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो है, ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम, एग्जाम प्रॉब्लम इनटू चैप्टर्स। हमने ना चैप्टर्स में डिवाइड किया एग्जाम्स को। जैसे आपके चैप्टर टोटल 9 चैप्टर्स हैं हमने ना बुक के, और उनको 9 चैप्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। वो हमारे पास किस में आएगा? डिवाइड एंड कनकर में आएगा बच्चों। वो हमारे पास क्या है? डिवाइड एंड कनकर है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी, अ डिलीवरी पर्सन सिलेक्टिंग द नियरेस्ट हाउस फर्स्ट टू सेव हिज टाइम। वो ग्रीडी अप्रोच है। वो ग्रीडी अप्रोच है कि हमने ना नियरेस्ट हाउस को पहले हम जो है ना विजिट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द विच टेक्निक? डिवाइड एंड कनकर आपके ये इसमें नहीं है बच्चों, आगे आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रीडी एल्गोरिदम? दे मेक लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, यानी जो हमारा टाइम और मनी दोनों सेव करेगा, वो हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम होगा। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द करंट, वो हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम होगा। डिवाइडिंग अ लार्ज क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू मैनेज देम इजीली, तो वो हमारे पास डिवाइड एंड कनकर है। तो ये होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप जरा इनको देखिएगा। ये आपने एग्जाम्स के हवाले से ये जो है ना अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इनको प्रिपरेशन करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ये भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक है, डीपी जिसको बोलते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग।
उसमें क्या होता है, सॉल्विंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग द रिजल्ट, जिसमें हमने ना प्रीवियस जो आपका आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम स्टोर करते हैं और इसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट्स इजी हो जाते हैं, टाइम को सेव हो जाता है, हमें बार बार जो है ना चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। सेविंग प्रीवियस कैलकुलेटेड बिल टोटल्स इन अ शॉप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीवियस हमने बिल को स्टोर किया, और वो हमारे पास क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। मतलब मेरा बिल आया बिजली का पिछले महीने का, मैंने स्टोर किया हुआ, उससे पिछले का भी मेरे पास मौजूद है, तो उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ आगे, उसको देख सकता हूँ, उसको लेके जा सकता हूँ। और इसमें हमारे पास फाइंडिंग द चीपेस्ट ट्रैवल कॉस्ट यूजिंग पास्ट रूट इंफॉर्मेशन, वो डायनेमिक आपके पास क्या है, प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम प्रीवियस डाटा को सेव करते हैं और फ्यूचर के हवाले से डिसीजन लेते हैं। ट्राइंग डिफरेंट पाथ, ओके, ट्राइंग डिफरेंट पाथ इन अ मेज। ये मेज आपके पास क्या है, एक भूल भुलैया, एक समझो एक गेम होती है जिसमें आपने एक जगह से इन होना होता है, इस टाइप की गेम होती है। जैसे ना ये फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता है जहाँ से आपने आउट होना है, ये एक गेम है, यहाँ से आप इन होंगे और यहाँ से आप इन होने के बाद आपने ना ऐसे जो है इस तरीके से, ये मुख्तलिफ ऐसे ना गेम बनी होती है, जहाँ से आपका डेड एंड आ गया इस तरीके से, फिर एक और रास्ता है, ये इस तरीके से गेम होती है, अक्सर आपने देखा होगा। ओके जी, इसमें क्या होता है, गोइंग बैक व्हेन वन पाथ फेल, डेड एंड आ गया, क्या होगा, आप बैक ट्रैक करोगे। बैक ट्रैकिंग का मतलब है पीछे जाना, ठीक है ना, दोबारा उसी पॉइंट पे आना, और फिर नया रास्ता तलाश करना। वहां से अगर डेड एंड आ जाता है, दोबारा आप बैक ट्रैक आते हो, ठीक है, फिर आप नया रास्ता तलाश करते हो। इसमें भी ऐसे आप अटेम्प्ट करते हो, अगर कोई मिस्टेक्स आती हैं आप दोबारा फुली बैक स्पेस नहीं जाएंगे, स्टार्ट में नहीं जाएंगे, वहां पे आपके पास क्या है, एक स्टेप बैक जाते हैं, फिर आप नया सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। उसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, उसमें हम DFS यूज़ करते हैं और स्टैक हम यूज़ करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉल्विंग अ पजल बाय अनडूइंग रॉन्ग मूव्स एंड ट्राइंग अनदर ऑप्शन। देखो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं चेस गेम खेल रहा हूँ या कोई भी गेम खेल रहा हूँ, अगर एक स्टेप मुझसे गलत हो गया, मैं एक स्टेप बैक स्पेस जाता हूँ, कंट्रोल G कर देता हूँ, वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, वो हमारे पास बैक ट्रैकिंग की एग्जांपल है। मतलब एक स्टेप पीछे जाके फिर अपना मूव बनाना, और वो बैक ट्रैकिंग में आ जाता है। रिमेम्बरिंग प्रीवियस सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व न्यू सिमिलर प्रॉब्लम्स, कि जो प्रीवियस आपने मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है उसको आप याद रखो, और जिसकी बेस के ऊपर न्यू प्रॉब्लम्स को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, ये किस में आ जाता है, ये आपके पास क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में आ जाता है। चेस प्लेयर इज ट्राइंग टू वन मूव, वही मैं अभी आपसे एग्जांपल दे के गया, एंड देन अनदर इफ द फर्स्ट फेल, वो आपके पास क्या है, बैक ट्रैकिंग है। विच टेक्निक्स अवॉइड रिपीटेड कैलकुलेशन बाय स्टोरिंग रिजल्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। बैक ट्रैकिंग इज मेनली यूज्ड व्हेन, कब हम यूज करते हैं, चॉइसेस कैन बी अनडन इफ रॉन्ग, जब हमारे पास कोई चीज़ गलत होती है वहां पे हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, पीछे आते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब है थोड़ा सा पीछे जाके नई चीज़ें तलाश करना लाइफ में। लाइफ में आप आगे जाते हो, सम टाइम ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, आप थोड़ा सा पीछे हटते हो और फिर नए सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं, फिर कोई मसला आता है, फिर थोड़ा सा बैक ट्रैक होते हैं आप, और फिर आपने फिर नए सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, आप अपने मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये भी ऐसे ही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें हमारे पास ट्रू है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग सेव्स टाइम बाय रीयूजिंग सॉल्यूशंस। तो ये स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा, इनको आप लाजमी करो। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ना डिस्कस करो। ये वीडियो ज़रा लंबी हो गई है और मैं उसी वजह से परेशान हूँ, इस वीडियो का क्या करूँ कैसे। आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नोट करो और मुझे कमेंट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। मैंने काफ़ी सारी डिटेल MCQs में ही आपसे डिस्कस कर ली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, लीनियर सर्च। सबको पता है लीनियर सर्च में क्या होता है, हम एक एक एलिमेंट को वन बाय वन सर्च करते हैं, ठीक है ना, एक एक एलिमेंट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ना कोई भी किसी के कोई स्पेसिफिक
कोई एक एक एलिमेंट है या कोई भी एक बच्चा है, वो कहता है सर मेरी एक चीज़ गुम हो गई है। हम ना वन बाय वन सर्च करेंगे वो कहाँ पे है, किस बच्चे के पास है या किस बच्चे के बैग में है। ठीक है ना, हम इस तरीके से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो है ना क्लास में जी बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और एडमिनिस्ट्रेशन आती है, एडमिन के लोग आते हैं, डिसिप्लिन वाले लोग आते हैं, और वो हर बच्चे के बैग को चेक करेंगे वन बाय वन। वो लीनियर सर्च है, वन बाय वन सर्च करना। वो कह रहे हैं सर्चिंग फॉर अ स्टूडेंट्स नेम इन एन अनसॉर्टेड अटेंडेंस इज लिस्ट। हमने ना एक अनसॉर्टेड अटेंडेंस है जिसमें एक नेम को सर्च करना है, अनसॉर्टेड है बच्चों। तो अनसॉर्टेड में ये इशू होता है कि हमें ना वन बाय वन पहले बच्चा फिर दूसरा बच्चा फिर सबको चेक करना होगा। सॉर्टेड है उसमें तो मसला हल हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे डिक्शनरी की एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस की। अगर आपके पास क्या है, डिक्शनरी है वैसे सॉर्टेड होती है ये, उसमें हम आसानी से वर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर ये अनसॉर्टेड हो, क्या आप सर्च कर सकते हो? बहुत मुश्किल होगा बच्चों। आप एक एक वर्ड को सर्च करोगे किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग देखने के लिए। अच्छा जी, सर्चिंग स्टूडेंट नेम क्या है, वो भी हमारे पास किस में आ जाता है, लीनियर सर्च में आ जाता है। अनसॉर्टेड लीनियर सर्च में होता है। बाइनरी सर्च क्या होता है जी, वो सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर होता है। जैसे डिक्शनरी की बात मैंने की बच्चों आपसे, वो बाइनरी सर्च में आ जाता है। वो ज्यादा आसान होता है, उसमें कम टाइम लगता है, एल्गोरिथम जल्दी सॉल्व करता है। हम भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर भी जल्दी करेगा उसको सॉल्व। अच्छा, उसके बाद फाइंडिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, वो आपके पास बाइनरी सर्च है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और बाइनरी सर्च में क्या है, हमने ना क्या करना होता है, पहले तो वो सॉर्टेड होनी चाहिए, और फॉर एग्जांपल एलिमेंट सॉर्टेड होने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि लिस्ट को हाफ पे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2, मिड फाइंड करते हैं। फिर उस वैल्यू को देखेंगे क्या उस वैल्यू से बड़ी है, अगर तो यस तो प्रीवियस आप एलिमिनेट कर दोगे, फिर नेक्स्ट हाफ करोगे, जिसमें हर लिस्ट को हमने कट्स डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, जिससे हमारी सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है और हमारा एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फास्टली काम करता है कंपेयर टू लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च ज़्यादा फास्ट होती है। अच्छा जी, विच सर्च इज़ फास्टर फॉर अ लार्ज सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट में बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा फास्ट है। सर्चिंग फॉर अ कंटेक्ट इन अ फोन बाय स्क्रोलिंग वन बाय वन, हमने ना एक एक स्क्रोल कर रहे हैं, एक एक नंबर को सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे पास लीनियर सर्च है, हमने नंबर नहीं सेव किया हुआ, वन बाय वन सर्च कर रहे हैं, वो लीनियर सर्च है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बाइनरी सर्च रिड्यूसेस द सर्च स्पेस हाफ ईच स्टेप, अभी मैं आपसे डिस्कस करके गया, हाफ ईच स्टेप, हर स्टेप के ऊपर सर्च हाफ होती चली जाएगी। यानी पहले आपके 1000 है ना, अब 1000 से वो दूसरे स्टेप में 500 रह जाएंगे, तीसरे स्टेप पे वो 250 में सर्च करेंगे, फिर आप 125 में, फिर हमारे पास 75 में, यानी हर स्टेप के ऊपर वो हाफ हाफ होता जाएगा। तो हमारे स्टेप्स जो है ना रिड्यूस हो जाएंगे और हमारी एल्गोरिथम की स्पीड बढ़ जाएगी इससे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फाइंडिंग अ बुक ऑन अ शेल्फ ऑन अ शेल्फ अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, वो हमारे पास बाइनरी सर्च है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन वर्स्ट केस में क्या होती है, वर्स्ट केस में बिग ओ ऑफ एन होती है लीनियर सर्च की, और लॉग एन किसकी है, ये बाइनरी सर्च की आगे हम डिस्कस करेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च क्या है, लॉगरिथमिक आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ लॉग एन, ये हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, ये आपको डिटेल से मैंने अभी डिस्कस किया। लीनियर सर्च में वन बाय वन हमने सर्च करना होता है, और ये अनसॉर्टेड अरे होती है, लिस्ट होती है, और जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होती है। और आपकी जो बाइनरी सर्च होती है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ लॉग एन है, इसमें हमारे पास हर स्टेप के ऊपर हम अपनी अरे लिस्ट को हाफ करते चले जाते हैं और हम आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं। बाइनरी सर्च की एग्जांपल में आपको डिक्शनरी ले लें, जो सॉर्टेड फॉर्म में आसानी से हम वर्ड को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक फ़ोन आपके पास लिस्ट है जिसमें अनसॉर्टेड नंबर हैं, वो लीनियर सर्च है, जहां से आप वन बाय वन तमाम नंबर को किसी एक स्पेसिफिक नंबर को सर्च करोगे। विच सर्च इज़ फास्टर फॉर लार्ज डाटा, लार्ज डाटा के लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ये बेटा आपकी तरफ क्वेश्चन है, मैं आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसको जल्दी से कैच करो
और कमेंट्स में मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर है। ये मैं आपको आपकी तरफ भेज रहा हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। What happens to the search space in binary search after each space? वही आपके पास हाफ होती चली जाती है। What is the worst case time complexity of linear search? Linear search worst case ही होता है, big O of n होता है। हम assume करते हैं वो नंबर बिल्कुल आखिर में है, तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स को हमें चेक करना होगा। 5 यानी एक नंबर है वो फिफ्थ यानी 1 से लेके आपने ना 500 तक नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है वर्स्ट केस का मतलब है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है आप 1 2 3 4 500 टाइम आप सर्च करोगे, फिर जा यहाँ ये दिस इज द वर्स्ट केस। आइडियल केस क्या होता है, यहाँ यहीं पे मौजूद है, आप उसी वक्त सर्च कर लोगे। तो उसके लिए आपके पास क्या है, बिग ओ ऑफ एन है, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। लीनियर और बाइनरी सर्च का मैंने आपको डिफरेंस बताया। इन विच सिचुएशन लीनियर सर्च प्रेफर्ड ओवर बाइनरी सर्च, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लीनियर सर्च जो है ना प्रेफर होती है बाइनरी सर्च से। लीनियर सर्च जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हम लीनियर सर्च को यूज़ कर सकते हैं। लार्ज डाटा सेट के लिए हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। अच्छा जी, लास्ट बस सेकंड लास्ट टॉपिक है बच्चों, हम आ रहे हैं बबल सॉर्टिंग हमारे पास है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, ये कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, कंपेयर करते हैं। इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बच्चों वो होती है बिग O ऑफ n स्क्वेयर, ठीक है। और इसमें होता क्या है, हमने ना स्वैप करना होता है एलिमेंट्स को। अब आपके पास एक एलिमेंट है, 6 है, 3 है, 9 है, 2 है, 5 है, 4 है। अब इसको ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको हमने क्या करना है, सॉर्टेड बबल सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करना है। बबल सॉर्ट में क्या होगा, हम पहले इस एलिमेंट को देखेंगे, पहले दो एलिमेंट को, ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, ये 1 इंडेक्स के ऊपर है। अब पहला पास चल रहा है, ये पहले पहले चेक करेंगे क्या ये पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। अगर तो वो बड़ा होगा तो स्वैप हो जाएगा, 3 आपके पास आ जाएगा इस जगह के ऊपर, और 6 कहाँ चला जाएगा, 3 की जगह पे। अब इसका मतलब है यहाँ पे 6 आ गया, अब 6 कंपेयर होगा 9 से, क्या 6 9 से बड़ा है, नो, 6 अपनी जगह रहेगा। अब कंपेयर होगा 9 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 9 को कंपेयर करेंगे 2 से, क्या 9 2 से बड़ा है, यस, स्वैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये स्वैप हो गया, पोजीशन स्वैप होगी। अब 9 यहाँ पे आ गया, 9 बड़ा है 5 से, यस, तो वो स्वैप हो जाएगा। अब इसका मतलब है 9 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, अब 9 बड़ा है 4 से, यस, इसका मतलब है पहले पास के ऊपर 9 बिल्कुल आखिर में आ जाएगा। ये पहला पास है, फिर दूसरा पास, फिर तीसरा पास, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से हमारे पास क्या है, स्वैपिंग होगी। और ये जो बबल सॉर्ट है इसमें हम लार्जेस्ट जो नंबर होगा उसको लिस्ट के अपेंड करते जाएंगे, आखिर में फेंकते जाएंगे लास्ट में -1 पे, -1, फिर -2, फिर -3, यानी बड़ा नंबर आखिर में चला जाएगा, उससे छोटा सेकंड लार्जेस्ट -2 पे आ जाएगा इंडेक्स के ऊपर लिस्ट के, थर्ड लास्ट जो हैगा -3 पे आ जाएगा। इस तरीके से बड़े नंबर्स को हम पुश करते जाते हैं, हम उसको अपेंड करते जाते हैं, सॉरी, आखिर में फेंकते चले जाते हैं राइट साइड पे लिस्ट की। तो ये बबल सॉर्ट है। और इसमें देखो अब आपके पास हर पास के ऊपर कंपैरिजन हो रहा है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और ये लार्ज जहाँ पे इनपुट बढ़ता चला जाएगा तो इसका जो टाइम है क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा नंबर्स के लिए सूटेबल नहीं है, बड़े नंबर्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ स्वैपिंग होगी। होपफुली कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मज़ीद आप मेरी वीडियोस देखें, और चैप्टर नंबर 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से इसको सर्च करो और फिर आप इस वीडियोस की तरफ आओ, लेक्चर्स की तरफ आओ। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है जी, दैट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सिलेक्शन से कंपेयरिंग एंड स्पेयरिंग, जैसे सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, एंड प्लेसिंग इट इन द करेक्ट पोजीशन, हमने उसको 0 इंडेक्स के ऊपर लेके आना है, ठीक है ना। कहाँ पे लेके आना है, 0 इंडेक्स के ऊपर। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 3 है, 2 है, 5 है, 9 है। अब ये पोजीशन जो है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ये 0 इंडेक्स है। अब इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहले सिलेक्ट किया जाता है, सर्च हो गया। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया,
2 आ गया 0 पे और 6 कहाँ चला गया, ये चला गया पोजीशन नंबर इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, ये स्वैप हो गया। अब इसका मतलब है यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे आ गया, अब इसका मतलब है 3 यहाँ पे है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 9 है। अब हमने क्या करना होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट देखेंगे, उसको फिर 1 से रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 से रिप्लेस करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। इस तरीके से हमारे पास क्या है, छोटा एलिमेंट हम राइट साइड पे जो है ना प्लेस करेंगे उसको 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, एक की हाइट कम है, एक की उससे ज़्यादा है, एक की बहुत कम है, तो इसको हमने ना अब सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट में क्या करेंगे, जिसकी बड़ी हाइट है उसको कहेंगे भाई तू राइट साइड पे जा पहले, उससे कम वाले के कहेंगे यार तू उससे आगे खड़े हो जा, फिर उसके आगे खड़ा हो जा, फिर उसके आगे खड़ा हो जा। इस तरीके से सबसे छोटा जो है ना सबसे आखिर में हम अरेंज कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं। यह है बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है, पहले पहले जो पोजीशन के ऊपर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एक बच्चा है, एक फ्रेंड है आपका जिसकी हाइट ज्यादा है, और जो थर्ड पोजीशन के ऊपर बच्चा है सबसे कम हाइट हमने सर्च करनी है, उसको कहेंगे आप पहले पहले आ जाओ, ठीक है। और जो पहली पोजीशन वाला जो बच्चा होगा उसको उसकी पोजीशन पे भेज देंगे, फिर हम जाएंगे उससे नेक्स्ट जो बच्चा है जिसकी हाइट उस बच्चे से थोड़ी सी ज्यादा है, उसको हमने सर्च करना है और उसको कहना है आप दूसरे नंबर पे आ जाओ, जो दूसरे वाला होगा वो उसकी जगह पे चला जाएगा। फिर उससे कम वाली उससे उससे ज्यादा जो बड़ी हाइट है, ठीक है, उसको हम कहेंगे आप जो है ना सेकंड आपका थर्ड इंडेक्स पे आ जाओ, 0 इंडेक्स 1 पे, और 2 इंडेक्स के ऊपर आ जाओ, और 2 इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो उसकी जगह आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो मुसलसल इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है इसमें, हमारे पास जो उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। सॉर्टिंग बुक्स ऑन अ शेल्फ बाय रिपीटेडली स्वैपिंग नेबरिंग बुक्स इज सिमिलर टू बबल सॉर्ट। आपके पास एक बुक है, शेल्फ है, और दूसरी बुक से उसको रिप्लेस करते जा रहे हो, और आप एक बुक है, पहली बुक है, उसकी दूसरी बुक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, अब उसको आप स्वैप कर रहे हो, तो वो बबल सॉर्ट है। पिकिंग द शॉर्टेस्ट पर्सन एंड पुटिंग देम इन फ्रंट इन अ लाइन, मैं अभी आपको एग्जांपल दे के गया बच्चों, वो बबल सॉर्ट है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, अभी आपकी तरफ क्वेश्चन बच्चों थ्रो कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन अब आपकी तरफ आ रहा है, मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं। पिक यहां पे आपके पास क्या है, पिकिंग द लार्जेस्ट पर्सन, लार्जेस्ट हाइटेड पर्सन, उसको हम ना लास्ट में जो है ना अपेंड कर रहे हैं, तो वो कौन सी किसकी एग्जांपल होगी बच्चों, आपने मुझे बताना है वो कौन सी सॉर्टिंग होगी। स्मॉलेस्ट वाली तो है, शॉर्टेस्ट पर्सन है, वो तो आपके पास आ गया स्टार्ट में, फ्रंट पे आ गया लाइन में, लेकिन जो सबसे लंबी हाइट है उसको आखिर में लेके जा रहे हैं, तो वो कौन सी सॉर्टिंग है बच्चों, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरे कमेंट्स भी लाजमी जो है ना कमेंट्स भी किया करो। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट बिग O ऑफ n स्क्वायर है बच्चों, ज्यादा टाइम लगेगा। सिलेक्शन सॉर्ट की भी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, ये जरा जहन में रख लीजिएगा बच्चों। अब ये ना हमने देखा कि एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है जहाँ पे आपका इनपुट का साइज बढ़ने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, एल्गोरिथम सेम टाइम लेता है, वो बिग O ऑफ n है। बिग O ऑफ 1 है। बिग O ऑफ n हमने देखा लीनियर आपके पास क्या है, सर्च है, यानी अनसॉर्टेड आपने कोई वर्ड सर्च करना है, कोई मोबाइल नंबर सर्च करना है, 1 बाय 1 आपने सबको चेक करना है। और उसके बाद जो बिग O ऑफ n स्क्वेयर है बच्चों, ये किसकी है, ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है। बिग O ऑफ log n ये क्या है, ये बाइनरी सर्च है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। अच्छा जी, उसके बाद है विच सॉर्ट मेथड इज बेटर इफ स्वैप्स आर एक्सपेंसिव। सिलेक्शन सॉर्ट है वो हमारे लिए बेहतर है। बबल सॉर्ट इज आल्सो कॉल्ड, बबल सॉर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज सॉर्ट भी बोलते हैं, एक्सचेंज सॉर्ट, ठीक है ना, ये नेम है, ये याद रख लीजिएगा, आगे एंट्री टेस्ट में काम आ सकते हैं आपके। सॉर्टिंग प्ले कार्ड्स इन हैंड बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द स्मॉल कार्ड, जब आप कार्ड्स खेलते हो, ताश वगैरह खेलते हो बच्चों, तो जो सबसे छोटा नंबर है आप बिल्कुल स्टार्ट में रखते हो, वो किसकी एग्जांपल है, दैट इज द सिलेक्शन सॉर्ट। देखो ना डेली लाइफ में ये सारा कुछ कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
कौन सा इसमें ट्रू है? बोथ बबल एंड सिलेक्शन सॉर्ट हैव बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। अच्छा होपफुल स्टूडेंट्स, आपको ये बबल सार्ट क्या है, सिलेक्शन सार्ट क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे इस लेक्चर में दी है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरा एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनका उसको स्टडी करें लाजमी। अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास BFS, ये ग्राफ एल्गोरिदम है। और BFS क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होती है? एक्सप्लोरिंग ऑल नेबर्स लेवल बाय लेवल। हमने ना जो ग्राफ एल्गोरिदम होता है जिसमें आपके पास एक रूट नोड है, वर्टिसेस हैं, और आपके पास क्या है, ये लेवल्स होते हैं बच्चों, और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। अब हमारे पास ये लेवल है बच्चों। अब इसका मतलब है ये लेवल है। अब यहाँ से आप शुरू करते हो, आप ना पहले कोई नंबर आपने सर्च करना है, मैंने सर्च करना है यहाँ पे 7, तो कैसे सर्च करोगे? पहले यहाँ से देखोगे, यहाँ नहीं है, ये लेवल 0 है, यहाँ पे नहीं है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, ये लेवल 1 पे, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 8 है, ये 8 है बच्चों, सॉरी ये आपके पास, हाँ 8, ये 9 कर देता हूँ इसको मैं, ये 10 कर देता हूँ, चलो नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। अब मैंने 7 को सर्च करना है, पहले आप इस लेवल पे देखोगे, फिर इस लेवल को क्लियर करोगे, फिर यहाँ पे चेक करोगे, तो यहाँ पे वो नंबर आपको मिल गया। ये हमारे पास है BFS, लेवल बाय लेवल हम देखते हैं इसको। DFS में क्या होता है, पहले हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, ये समझो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये DFS है। यहाँ से हो के फिर इधर आ गए, फिर यहाँ पे आए, फिर इधर चले गए, फिर फिर हम कहाँ पे गए बच्चों, फिर हमने ना ऐसे जाके फिर यहाँ पे आके फिर हमने ना यहाँ 7 को सर्च करना है। फिर बैक ट्रैक होते हैं, बैक ट्रैकिंग होती है, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते जा रहे हो, ऐसे आते जा रहे हो, जहाँ पे डेड एंड आ गया फिर आप ऊपर जाते हो, फिर आप नीचे आ रहे हो, फिर आप ऊपर जा रहे हो, इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या है, ये DFS है, ये DFS है, ऊपर से नीचे, यानी रूट से लीफ की तरफ जा रहे हो आप। और BFS क्या है बच्चों? BFS हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, रूट नोड है। पहले आप इसको चेक करोगे, फिर आप इसको चेक करोगे, फिर आप इनको चेक करोगे, इस तरीके से आप लेवल बाय लेवल जा रहे हो, लेवल बाय लेवल। DFS एक्सप्लोर अ ग्राफ बाय विजिटिंग अ पाथ्स एज डीप एज पॉसिबल बिफोर बैक ट्रैकिंग। आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, और जहाँ पे आपको फिर आप बैक ट्रैक करते हो, यानी यहाँ से आने के बाद यहाँ से फिर आप ऊपर की तरफ जाते हो, फिर आप उससे नीचे आके फिर बैक ट्रैक करते हो, इस तरीके से, जब तक कि आप चीज़ों को फाइंड नहीं कर लेते। तो ये DFS की एग्जांपल है। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे मैं आपको कहूँ, आपने ना आप एक रूम में हो, आपका ये हॉल है, लिविंग रूम है, और यहाँ पे आपके पास एक रूम यहाँ पे है, ठीक है, और एक रूम फिर आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये सारे रूम्स हैं बच्चों। एक रूम आपके पास क्या है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट रूम्स हैं। अब आपने ना, आप यहाँ पे मौजूद हो, आपकी फॉर एग्जांपल मोबाइल नहीं मिल रहा आपका, तो आप क्या करते हो, आप पहले जाते हो यहाँ पे, आप इस रूम में जाते हो, इस कमरे में चले गए, यहाँ पे आपने शेल्फ बनी हुई है, कैबिनेट्स बनी हुई है, सब कुछ आपने सर्च कर लिया, आप डीप हर चीज़ आपने सर्च कर ली। फिर आप आ गए दोबारा बैक ट्रैक इस जगह पे, यहाँ पे इसका मतलब है आपको मोबाइल नहीं मिला। अब आप आ गए दोबारा अपने लिविंग रूम में, अब आप जाते हो इस वाले रूम में, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है। अब यहाँ से आप जाते हो, उसको सारा सर्च करते हो, कैबिनेट्स देखते हो, आप बेड के नीचे देख रहे हैं, रजाइयों में देख रहे हैं, शेल्फ के नीचे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपने यहाँ पे नहीं मिला, आप दोबारा बैक ट्रैक करते हो, दोबारा आप इस पोजीशन पे आ गए। अब आप जाते हो इस वाले रूम में, यहाँ पे आप सारा एक्सप्लोर करते हो, और यहाँ से आपको मोबाइल मिल जाता है, ठीक है ना। तो बैक ट्रैकिंग ऐसे ही है। या मैं एक आपको और एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपने ना कोई खजाना तलाश करना है, आप एक गार में गए, ठीक है, गार में आप चलते जा रहे हो, ये गार है बच्चों, अब ये गार है, अब ये जो है ना, ये गार है, इसके ना 3 रास्ते हैं। अब ये रास्ता यहाँ पे बंद हो रहा है, और एक रास्ता यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता जो है ना यहाँ पे ऐसे जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आप इस पॉइंट पे हो,
अब आपने डिसीजन लेना है, आपने ख़जाना तलाश करना है। आप ना पहले इस रास्ते की तरफ जाते हो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आप इसको जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, 10-15 दिन आपने एक्सप्लोर किया, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, आप वापस आ गए। बैक ट्रैक का मतलब है वापस आ गए, जैसे हमने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम पढ़ा है। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, नथिंग। अब आप जाते हो दूसरे जो आपके पास कार का जो पोर्शन है, अब वहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आपने 1 महीना लगा दिया, आपने सर्च किया, वहाँ से आपने हर चीज़ एक्सप्लोर किया, आपको कुछ नहीं मिला, यानी डीप जा रहे हो आप, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद आप जाते हो यहाँ पे, इस रास्ते पे आप जाते हो, यहाँ पे आपने 2-3 महीने लगाए, सर्च की और यहाँ से आपको सक्सेसफुली गोल्ड मिल गया। तो ये जो गोल्ड मिला है ये आपके पास क्या है, आप डीपली जा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड DFS, विजिटिंग एज अ पाथ एज डीप एज पॉसिबल। ये आपके पास आएगा। विच एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। BFS हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अनवेटेड ग्राफ में। अनवेटेड ग्राफ के अंदर हम BFS यूज करेंगे बच्चों। एंटी टेस्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है आपका 2027 में, मैं 2026 में आपको बता रहा हूँ ये चीजें, तो आपने इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना अनवेटेड ग्राफ में तो हम BFS यूज करते हैं, वेटेड ग्राफ के लिए हम DFS यूज करते हैं। सर्चिंग अ फ्रेंड नेटवर्क लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल जब भी आएगा तो बेटा BFS होगा, ठीक है। सॉल्विंग अ मेज, एक आपके पास जो एक गेम होती है, भूल भुलैया जिसको बोलते हैं, ठीक है, पार्क में भी होती हैं, जहाँ पे एक बच्चा इन होता है, फिर रास्ता तलाश करता है, दूसरे रास्ते से निकलता है, फिर एक रास्ते पे जा रहा है, आगे वो रास्ता बंद है, फिर बैक ट्रैक होता है, वो उसी पोजीशन पे आ जाता है पहले वाली पे, फिर वहां से एक और रास्ते की तरफ जाता है, वो फिर सही है, 1-2 पॉइंट क्लियर करता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वो पीछे आता है, ऐसे। तो वो किसकी एग्जाम्पल है बच्चों, वो है DFS की, जहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है। अभी बैक ट्रैकिंग का मैं अभी आपको बता के गया हूँ, जैसे आपने मोबाइल सर्च करना है, आपने लिविंग रूम में है, उसके बाद आपने डिफरेंट रूम्स में गए, एक डीपली सर्च किया, या मैंने आपको केव की एग्जांपल दी है, गार की, जहाँ पे जो है ना उन्होंने गोल्ड सर्च करना है, तो वो सारी बैक ट्रैकिंग होती है, जिसमें एक जगह जाते हैं, वहाँ नहीं मिलता, फिर बैक ट्रैक करते हैं, फिर आते हैं, फिर कोई और पाथ को सर्च करते हैं और इस तरह सो ऑन। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, लेक्चर का टाइम बच्चों बहुत ज़्यादा हो गया। विच यूजेज अ क्यू फॉर इम्प्लीमेंटेशन, किस में हम क्यू यूज करते हैं बच्चों, BFS में या DFS में। ये हम BFS के अंदर हम क्यू यूज करते हैं। क्यू हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करने, BFS की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है जी। और ये आपका यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, और अच्छा, स्टैक के लिए हम क्या यूज करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ यहीं बैठ के। ये MCQs लेवल, एंटी टेस्ट लेवल के MCQs हैं, उसके लिए हम करेंगे DFS की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और BFS के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हम क्यू को यूज करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, उसके विच यूजेज एट स्टैक, हमारे पास क्या है, DFS अभी मैं बता के गया हूँ। BFS गारंटीज फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, ये मैं पहले आपको बता के गया हूँ। और DFS इज प्रेफर्ड व्हेन वी वांट ऑल पॉसिबल पाथ्स आर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल पाथ को हमने जो है ना गुजरना है, उसको सर्च करना है, वहाँ पे हम जो है ना यूज करते हैं DFS। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, BFS यूजेज अ क्यू, सिंपल। ये MCQs बेटा याद रख लीजिएगा, और याद रखें, भूलने के लिए याद नहीं रखना। और DFS में हम स्टैक यूज करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये बच्चों मैंने डिटेल से आपसे डिस्कस किया गया। ये ग्राफ एल्गोरिदम है बच्चों, ग्राफ एल्गोरिदम, उसको उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं ग्राफ एल्गोरिदम के लिए, दो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, टेक्निक्स हैं, दो हमारे पास इसके एल्गोरिदम्स हैं। एक हमारे पास क्या है, BFS है, ब्रेड फर्स्ट सर्च है, और एक हमारे पास क्या है, DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, इसको आपने जहन में रखना है, DFS। तो ये मैंने डिटेल से आपसे डिस्कस किया, इसमें लेवल बाय लेवल होगा।
इसमें आपके पास क्या है, रूट से बॉटम की तरफ, डेप्थ की तरफ जाओगे, आप सर्च करोगे। इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दी। और इसको बेटा आपने अच्छे से समझना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप जरा देख लो। लेक्चर्स का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेक्चर्स आपने सुनना है और आगे शेयर भी करना है बच्चों। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो जो बच्चे सुन रहे हैं, और जिसमें मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और भी बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। आप इसको आगे फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लास फेलोज में, अपने अकेडमीज के दोस्त हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।